दोस्तों, आपने बहुत सी थ्रिलर सस्पेंस से भरी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज जिस कहानी की हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर तो आप बिल्कुल हक्का पक्का रह जाएंगे। एक कपल जो कि हनीमून मनाने जाते हैं, वहां उसकी वाइफ की हत्या हो जाती है। इसके पीछे किसका हाथ है? होटल के रिसेप्शनिस्ट का, टैक्सी ड्राइवर का, या फिर खुद के ही पति का? आखिर क्यों आज भी मुजरिम आजाद घूम रहा है? क्यों इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ये कहानी है दोस्तों अन्नी दीवानी हनीमून मर्डर केस की। 28 साल की अन्नी का पूरा नाम अन्नी निन्ना हिंदोचा था। वहीं उनके हस्बैंड जो कि 32 साल के थे, उनका नाम था श्रीयन देवानी। अन्नी का जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनोद हिंदोचा है। ये स्वीडन के एक जाने माने बिजनेसमैन है। वैसे ये पहले युगांडा में रहा करते थे, लेकिन जब 1970 के दशक में सरकार ने पॉलिसी बदली तो वहां से ईसाई लोगों को भगा दिया गया। इसी दौरान विनोद हिंदोचा भी स्वीडन आकर बस गए। अन्नी ने यहीं से अपनी इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों श्रीयन देवानी का परिवार भी भारत से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में ये ब्रिटेन के नागरिक बन गए और यहाँ पर अपना बिजनेस चलाया और आज ये मशहूर बिजनेसमैन है। अन्नी अपनी काम की वजह से ब्रिटेन आती रहती थी। इसी बीच इनकी मुलाकात हुई श्रीयन देवानी से। शुरुआत में ये दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं, लेकिन फिर बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अन्नी अपने पिता विनोद हिंदोचा को भी श्रीयन के बारे में बता देती है और इधर श्रीयन भी अपने परिवार वालों को अन्नी के बारे में बता देते हैं और दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिलकर इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। इसके बाद अन्नी स्वीडन से यूके में शिफ्ट हो जाती है और फिर इन दोनों की धूमधाम से मई में मंगनी कर दी जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर किसी बात को लेकर अन्नी और श्रीयन के बीच दरार आ जाती है और शादी टूटने तक की नौबत आ गई। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुंबई के मशहूर लेक पोवाई में 29 अक्टूबर 2010 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब मुंबई से ब्रिटेन चले गए, लेकिन अन्नी और श्रीयन हनीमून के लिए मुंबई से सीधा साउथ अफ्रीका गए। श्रीयन आए दिन बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाया करते थे। इन्हें साउथ अफ्रीका काफी ज्यादा पसंद था। हनीमून पर साउथ अफ्रीका जाने का रीजन एक ये भी बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में SA कहा जाता है, S फॉर साउथ और A फॉर अफ्रीका। इसलिए श्रीयन का S और अन्नी का A मिलाकर इन दोनों ने इस जगह को चुना। 7 नवंबर 2010 को एक कपल साउथ अफ्रीका के टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर यहां से डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क घूमने जाते हैं। करीब 4 दिन तक ये दोनों इस पार्क के अंदर बने होटल में रहते हैं और फिर 12 नवंबर 2010 को श्रीयन और अन्नी दोबारा टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ने एक टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो मिलता है। साउथ अफ्रीका में श्रीयन इसे ही बुक करता है, इसलिए ये इस बार भी इसी की टैक्सी से केप ग्रेस होटल जाते हैं। 12 नवंबर और 13 नवंबर को ये दोनों इसी होटल में रहते हैं और फिर कहीं घूमने के लिए जोला टोंगा को बुला लेते हैं ताकि ये दोनों इसकी टैक्सी से कहीं घूमने जा सकें। जब जोला टोंगो टैक्सी लेकर होटल जाता है तो श्रीयन इससे पूछता है कि यहाँ की सबसे मजेदार सुशी डिश कहाँ मिलती है। इस पर जोला टोंगो श्रीयन को सिर्फ साइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। इसके बाद ये दोनों रात के करीब 8 बजे इसकी टैक्सी से सिर्फ साइड रेस्टोरेंट के लिए जाने लगते हैं और करीब 9:33 पर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और फिर श्रीयन और अन्नी यहाँ डिनर करते हैं और रात के 10:24 पर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद ये जोला टोंगा की टैक्सी से ही टाउन होटल की तरफ चल देते हैं और ये लोग गुंगुलेथू से निकलते हैं कि तभी टैक्सी के सामने एक आदमी आ जाता है और सामने वाले शीशे पर कसकर हाथ मारता है। इतनी ही देर में एक और शख्स इनके सामने आ जाता है और दोनों के हाथ में बंदूक होती है। एक शख्स बंदूक दिखाते हुए जोला टोंगो को सीट से हटाकर कार से बाहर धक्का दे देता है और वहीं दूसरा शख्स श्रीयन और अन्नी के बीच में बैठकर उनके ऊपर बंदूक तान देता है और श्रीयन से उसका महंगा पर्स, महंगी घड़ी, सब कुछ महंगी चीजें ले लेता है। अब कार इन दोनों के ही कंट्रोल में थी। करीब 10 मिनट के बाद ये कार को स्लो करते हैं और श्रीयन को भी कार से बाहर फेंक देते हैं। अब कार में सिर्फ ये 2 शख्स और अन्नी थी। जोला टोंगो यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। इधर श्रीयन भी कार से निकलने के बाद मदद मांगते हैं और एक आदमी पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में सारी बात बताता है और फिर श्रीयन 12:48 पर केस ब्रेस होटल चला जाता है और वहीं जोला टोंगो 1:17 पर पुलिस के साथ इसी होटल में जाता है। दोनों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं, लेकिन दोनों की बात एक ही होती है। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है। श्रीयन और अन्नी दोनों ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए साउथ अफ्रीकन पुलिस तुरंत ही जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहीं स्वीडन में अन्नी के पिता विनोद को भी अपनी बेटी के लापता होने की खबर मिल जाती है। ये सुनकर वो तुरंत ही साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं। अन्नी 13 नवंबर की रात को किडनैप हुई थी और 14 नवंबर तक भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। जहां पे घटना हुई थी उससे कुछ दूरी पर पुलिस को जोला टोंगो की टैक्सी मिल जाती है। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो पिछली सीट के नीचे अन्नी की लाश होती है। ये देखते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुला लेती है ताकि सबूत इकट्ठे हो सकें और फिर कार को भी चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है।
पुलिस को अन्नी की बॉडी पर 3 गोलियों के निशान दिखते हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि अन्नी को सिर्फ एक ही गोली लगी है। अन्नी का व्हाइट गोल्ड डायमंड का ब्रेसलेट, ब्लैकबेरी का फोन और सामान भी वहां से गायब था। इसे देखने के बाद साफ साफ ये पता चल रहा था कि ये मामला लूटपाट का था और ये चीजें 5 लाख से ऊपर की थी, क्योंकि अन्नी के साथ रेप की कोई भी घटना नहीं देखी गई। बट सवाल ये उठ रहा था कि जब सामान मिल गया तो अन्नी की मौत क्यों हुई। इधर विनोद और श्रियन को भी अन्नी के बारे में बता दिया जाता है। इसी रात 11 बजे अन्नी के पिता विनोद भी साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। पुलिस अन्नी के केस को सुलझाने में लग जाती है। अब तारीख थी 15 नवंबर। पुलिस इन हथियारों को तलाशने की बहुत कोशिश करती है, पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तभी इन्हें याद आता है कि टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि एक शख्स ने कार के शीशे पर हाथ मारा था। बस फिर क्या था। पुलिस फिंगरप्रिंट निकलवा लेती है और ये देखती है कि फिंगरप्रिंट उनके रिकॉर्ड के एक मुजरिम से मैच कर रहे हैं, जिसका नाम था जोलिले मंगेनी। लेकिन यह अपराधी चोर चकारी और लूटपाट तक ही था। इसके खिलाफ कोई भी मर्डर केस दर्ज नहीं था। पुलिस के बहुत ढूंढने पर जोलिले 16 नवंबर की रात को खलीचा नामक गांव से पकड़ लिया जाता है। पहले तो ये इस खून के बारे में मना कर रहे थे, लेकिन पुलिस के दबाव डालने पर यह बताता है कि भले ही मेरा इस मामले में हाथ था, लेकिन गोली मैंने नहीं बल्कि क्वाबे ने चलाई थी। अब पुलिस क्वाबे की तलाश करने लगती है। वहीं विनोद को अपनी बेटी अन्नी की डेड बॉडी दे दी जाती है और फिर 17 नवंबर की रात को अन्नी की लाश को ब्रिटेन एयरवेज से ब्रिटेन लाया जाता है और साथ में विनोद और श्रियन भी होते हैं। इसके बाद धार्मिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अन्नी का अंतिम संस्कार होता है। वहीं साउथ अफ्रीका पुलिस क्वाबे नाम के अपराधी को ढूंढ रही थी। तभी 17 नवंबर को उन्हें रात के करीब 1 बजे पुलिस को क्वाबे का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेती है। शुरुआत में ये कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब इसके साथी जोलिले के बारे में इसे बताया जाता है कि उसने ऐसा कहा है कि तुमने ही गोली चलाई है, तो इस पर क्वाबे कहता है कि मैं भले ही इस मामले में शामिल था, लेकिन गोली जोलिले ने ही चलाई थी। और पुलिस के पूछने पर वो एक शख्स जिसका नाम था मोंडे बोलोम्बो, उसका खुलासा करता है और बताता है कि इसने मुझे किसी से मिलवाया था और उसी के कहने पर मैंने ये सब किया। ये सुनने के बाद पुलिस मोंडे को ढूंढने लगती है। रिकॉर्ड में मोंडे का कहीं नाम नहीं था, लेकिन फिर पुलिस को पता चलता है कि मोंडे पास के एक होटल का रिसेप्शनिस्ट है। 18 नवंबर को मोंडे भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जब पुलिस मोंडे से पूछती है कि तुमने क्वाबे को किससे मिलवाया था, तो मोंडे टैक्सी ड्राइवर का नाम लेता है, जिसे सुनकर पुलिस बिल्कुल दंग रह जाती है। मोंडे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं होटल में अपना काम कर रहा था। इसी बीच जोला टोंगो मेरे पास आता है। हम दोनों बस एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही जानते थे। जोला कहता है कि मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो एक औरत को मार सके और ये मर्डर ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे कि प्लांट है। इसके बाद मैंने जोला टोंगो को क्वाबे और जोलिले से मिलवाया था। उसके बाद मुझे कुछ भी आगे नहीं पता है। अब पुलिस 18 नवंबर से ही जोला टोंगो को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें 2 दिन तक जोला टोंगो कहीं पर भी मिलता नहीं है। और फिर 20 नवंबर को जोला टोंगो खुद एक वकील के साथ जाता है और पास के पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देता है। शुरुआती पूछताछ में जोला टोंगो अपने आप को निर्दोष बताता है, लेकिन जब पुलिस इसके 3 साथियों के बारे में बताती है तो ये पुलिस से कुछ भी नहीं छुपाता है और कहता है कि जब 12 नवंबर को मैंने अन्नी दीवानी और श्रियन दीवानी को एयरपोर्ट से पिक किया था और ग्रेस होटल लेकर पहुंचा था और इन्हें छोड़ के जाने लगा, तो श्रियन दीवानी ने मुझे रोक लिया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर श्रियन मुझसे कहता है कि मुझे अपनी बीवी की हत्या करानी है, लेकिन यह मर्डर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे सब कुछ अचानक से हुआ है और इस मामले में मेरा नाम कहीं भी नहीं आए। इसके लिए मैं तुम्हें 15,000 रेंट दूंगा, जो कि साउथ अफ्रीका की करेंसी है और इसकी भारतीय कीमत 75 से 80,000 रुपए है। श्रियन मुझे ये भी बताता है कि वो एक गे है और वो एक जर्मन गे से प्यार करता है और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी है और घर वालों की वजह से मुझे अन्नी से शादी करनी पड़ी, इसलिए अब मैं अन्नी के साथ नहीं रह सकता। जोला टोंगो के पास ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो अन्नी का मर्डर कर सके, इसलिए वो उसे किसी दूसरे आदमी से मिलवाता है और इसके लिए वो कोलोजियम होटल में मोंडे बिलोंग से मिलकर उसे आगे का प्लान बताता है। मोंडे ने जोलिले और क्वाबे के बारे में बताता है और फिर ये लोग दूसरा प्लान बनाते हैं। प्लान से पहले एक बार फिर श्रियन जोला टोंगो को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे रेंट में नहीं बल्कि डॉलर में दूंगा। इस पर जोला टोंगो मना कर देता है, इसलिए वो जोला टोंगो को अपने साथ ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है और वहां $200 को साउथ अफ्रीका की करेंसी में कन्वर्ट करवाता है और फिर दोनों इस प्लान पर बात करते हैं। जोला टोंगो कहता है कि सब तैयार है, तुम्हें डिनर के बहाने अन्नी को लेकर शहर के बाहर जाना है और फिर हम अपने काम को अंजाम देंगे। 13 नवंबर को दोस्तों ये रेस्टोरेंट जाते हैं और फिर अन्नी की हत्या की जाती है। जोला टोंगो ने यह भी बताया कि इस मर्डर के बाद फिर से श्रियन जोला टोंगो से मिला था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं तुम्हें 5,000 रेंट और दूंगा। ये सब सीसीटीवी कैमरे में भी साफ साफ दिखता है कि श्रियन ने जोला टोंगो को एक लिफाफा दिया है। इसके बाद पुलिस ग्रेस होटल और रेस्टोरेंट वगैरह की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है और सब कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि जोला टोंगो ने बताया था। साथ ही पुलिस को श्रियन के गे दोस्त, जिसे दी जर्मन मास्टर के नाम से जाना जाता है, उसका भी पता लगा लेती है
और ये शख्स साफ साफ पुलिस के सामने कन्फेस करता है कि श्रीयन के साथ इसका रिश्ता है और जब भी श्रीयन साउथ अफ्रीका आता है तो हम दोनों मिलते हैं, हम एक साथ रहते भी हैं। और छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि अन्नी की मौत के एक दिन पहले श्रीयन देर रात तक गे डेटिंग वेबसाइट पर एक्टिव था। अब पुलिस के हाथ सारे सबूत लग चुके थे, लेकिन श्रीयन को ब्रिटेन वापस लाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए पुलिस श्रीयन के खिलाफ केस दर्ज कर देती है। साथ ही से साउथ अफ्रीका लाने की भी कोर्ट से अपील करती है। इसके बाद इस केस के बारे में ब्रिटेन के कोर्ट को भी खबर दे दी जाती है और फिर 7 दिसंबर को श्रीयन को ब्रिटेन पुलिस घर से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद श्रीयन रिहा हो जाता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में जो भी इस केस में शामिल था उन सब पर केस चलाया जाता है। जोला टोंगो और क्वाबे को साउथ अफ्रीकन पुलिस सच्ची गवाही देने पर सरकारी गवाह बनने का ऑफर देती है। साथ ही इनकी सजा कम करने की भी बात कही जाती है। ये लोग इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं। दिसंबर 2010 में जोला टोंगो को 18 साल की सजा होती है, वहीं क्वाबो को 2012 में 25 साल की सजा दी जाती है और जोलिलो को गोली चलाने और हत्या करने पर उम्र कैद की सजा मिलती है। वहीं मोंडे होटल के रिसेप्शनिस्ट को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है क्योंकि इसने सिर्फ मिलवाया था, लेकिन इस केस में इसका कोई लेना देना नहीं था। पर दोस्तों, असली गुनहगार अब भी सुकून से जिंदगी काट रहा है। इसलिए साउथ अफ्रीकन पुलिस कोर्ट से अपील करती है कि श्रीयन को यहां बुलाया जाए और जितने भी सबूत पुलिस के पास थे वो सभी ब्रिटेन की कोर्ट में दिखाए जाते हैं। और फिर 4 साल के बाद 2014 में श्रीयन को साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत दे दी जाती है और जैसे ही श्रीयन साउथ अफ्रीका आता है वैसे ही एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर 6 अक्टूबर को कोर्ट में इसको पेश किया जाता है। साउथ अफ्रीकन पुलिस ने पूरा मुद्दा श्रीयन के गे होने का बनाया था, इसलिए श्रीयन के गे पार्टनर को भी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। पहली सुनवाई में ही श्रीयन ये बता देता है कि वो बायसेक्सुअल है, यानी कि वो लड़का और लड़की दोनों में दिलचस्पी रखता है। ये सुनकर साउथ अफ्रीकन पुलिस का केस कमजोर हो जाता है। गवाहों को छोड़ने के बाद श्रीयन के खिलाफ कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं मिलता। वहीं सीसीटीवी फुटेज जिसमें श्रीयन जोला टोंगो को लिफाफा दे रहा था, इस पर श्रीयन कहता है कि वो पैसा उसने अपनी बीवी अन्नी को सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड गिफ्ट करने के लिए दिए थे। जोला टोंगो श्रीयन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट में ये कहकर इसकी गवाही नहीं मानी जाती कि ये कहानी जोला टोंगो को झूठा बता रही है। यानी एक के बाद एक सबूत श्रीयन के ऊपर से हटा दिए जाते हैं और अन्नी के मर्डर केस में श्रीयन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब श्रीयन ब्रिटेन आता है तो अन्नी के माता पिता उसके खिलाफ स्वीडन में केस चलाने की पहल करते हैं, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिलती क्योंकि कोर्ट का कहना था कि साउथ अफ्रीका में इस केस की अच्छे से छानबीन हो चुकी है और ये केस यहीं बंद हो जाता है। बहुत से लोगों ने दोस्तों श्रीयन के खिलाफ आवाज उठाई और कहा गया कि जज ट्राइबन सो को श्रीयन ने पैसे दिए क्योंकि उसका साउथ अफ्रीका में आना जाना लगा रहता है, इसलिए आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब इस बात में सच्चाई कितनी है ये हमें नहीं पता, लेकिन आज श्रीयन आजादी से अपनी जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी को सुन के और देख के? कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।